आज की साइंस की क्लास यानी कि विज्ञान क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं ये लगभग आपको रेलवे के 30 साल के इतिहास में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम में। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो आगामी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लगा हुआ है उसमें भी इसके आने के चांसेस लगभग 101% है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, साथ में आप नोट्स भी बनाते चल सकते हैं, क्योंकि सारे फैक्ट आपको यहाँ पे वन लाइनर के रूप में मिलेंगे और यही सारे फैक्ट प्रश्न के रूप में आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो समय कम लगे इसलिए मैंने टॉप 100 का ये क्वेश्चन जो है ये वन लाइनर फॉर्म में बनाया ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक सीख सकें। तो मैं आपको सारे फैक्ट बताऊंगा और उनसे जुड़े कुछ विशेष बातें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा साथ में कि कौन सा क्वेश्चन सबसे अधिक एग्जाम में पूछा था रेलवे के। तो आप शुरू से लास्ट वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण को हम अंग्रेजी में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसका पहला स्थिर यौगिक यानी कि कंपाउंड होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी कि फास्फोग्लिसरिक अम्ल। और देखिए जो आपका राइजोम होता है ये पौधों का यानी कि पादप का भूमिगत प्रारूप होता है। और देखिए पौधों का जो तना वाला भाग होता है तो इसी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है राइजोम, ठीक है। तो राइजोम जो होता है ये तने का रूपांतरण होता है और ये पौधों का भूमिगत प्रारूप होता है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और देखिए जितने भी दलहन पौधे होते हैं तो दलहन पौधों के जड़ में पाए जाने वाला जो जीवाणु होता है इसको हम कहते हैं राइजोबियम। इसकी कई सारी वैरायटीज़ हैं, लेकिन जो आपका राइजोबियम लेग्यूमिनेसी है ये जो है आपका लेग्यूम के पौधों में पाया जाता है, ठीक है। जो आपके लेग्यूमिनस पौधे आपके हो गए जैसे कि आपका हो गया सरसों का, तो मेनली सरसों के रूट में जो है जो आपका ये राइजोबियम लेग्यूमिनेसी है ये पाया जाता है। और जो आपके पौधे होते हैं, देखिए ये पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। प्रश्न क्या पूछा गया एग्जाम में कि पौधे किस प्रारूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो है ये नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और देखिए मेनली हम यूज़ क्या करते हैं जो आपका यूरिया होता है, ठीक है। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि यूरिया में कितने प्रतिशत जो है नाइट्रोजन होता है, तो 46% यानी कि 46% जो है आपका नाइट्रोजन होता है। और यूरिया का केमिकल फार्मूला भी एग्जाम में पूछा गया है कि यूरिया का जो रासायनिक सूत्र होता है ये आपका होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो NH2CO NH2 होता है यूरिया का केमिकल फार्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र। याद रखिएगा इसको, ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और अगला है पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम के द्वारा। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपका जाइलम होता है ये पौधों में जल का संवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम जो है ये पौधों में फूड यानी कि भोजन का जो है संवहन करता है उसके पूरे शरीर में। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि जाइलम का क्या कार्य होता है, तो ये जो है जल और खनिज लवणों का संचालन करता है पूरे पौधों के शरीर में। और जो आपका फ्लोएम होता है ये जितने भी उसके खाद्य पदार्थ होते हैं जो भोजन बनाया गया होता है पौधों के द्वारा, तो ये जो है उसको पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अगला है वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि नापी जाती है। तो देखिए एक यंत्र है आक्जेनोमीटर। आक्जेनोमीटर से पौधों की जो तने होते हैं उनकी वृद्धि नापी जाती है। और अगला है आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है। तो देखिए हमारा जो कोशिका होता है, कोशिका में एक कोशिकांग होता है, सेल ऑर्गन होता है, इसका नाम होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को हम कहते हैं आत्महत्या की थैली और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल या फिर आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है। अंग्रेजी और हिंदी में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अंग्रेजी में देता है, तो आपको भाषा की दिक्कत ना हो, कंटेंट वह सेम है, चीज़ें वही पूछी जाएंगी जो यहाँ पे आपको बताई जा रही है, ठीक है। क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और रेलवे का इतिहास में मतलब रेलवे के इतिहास में अब तक रिकॉर्ड रहा है कि वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर उन्हीं से पेपर सेट करता है। देखिए जो आपका लाइसोसोम है जिसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूबे ने 1949 में। और देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। देखिए जो आपका राइबोसोम होता है तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और नेक्स्ट है प्रोटीन का संश्लेषण। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है ये आपका राइबोसोम के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि प्रोटीन का निर्माण यानी कि संश्लेषण कहाँ पे होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है, इसलिए हम इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डीएनए की खोज किसने की थी। देखिए डीएनए की खोज की थी वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक, देखिए वाटसन और क्रिक जो है ये दो वैज्ञानिक थे। जो आपके वाटसन थे इनका पूरा नाम था जेडी वाटसन और क्रिक का पूरा नाम था FHC क्रिक। ये फैक्ट याद रखिएगा, जेडी वाटसन और FHC क्रिक यानी कि वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी।
और देखिए जो आपका डीएनए होता है, इसके निर्माण को हम कहते हैं डीएनए संश्लेषण यानी कि डीएनए सिंथेसिस, और इसका प्रतिपादन किया था कार्टनबर्ग ने। देखिए जो आपका डीएनए और आरएनए होता है, ये न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये मिलकर डीएनए और आरएनए का निर्माण करते हैं। कई सारे छोटे छोटे न्यूक्लिक एसिड ऐसे आपस में जुड़ेंगे और फिर बनेगा आपका डीएनए या फिर आरएनए। देखिए जो आपका डीएनए है, इसके क्रियात्मक खंड को कहते हैं हम जीन, ठीक है, यानी कि इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में कि जो आपका सेगमेंट ऑफ डीएनए, यानी कि मान लीजिए ये कोई इतना बड़ा डीएनए आपका है, इसका एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा जो होता है ये आपका जीन कहलाता है। इसमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं, यही लक्षण जो है ये माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो जो आपका डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा यानी कि खंड या फिर कहा जाए कि इसका जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है, एक पार्ट होता है, ये कहलाता है जीन, ठीक है। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, यानी कि डीएनए का एक छोटा सा खंड जो है ये कहलाता है आपका जीन, लेकिन ये क्रियात्मक होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो आपका डीएनए होता है, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। और देखिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोबिंद खुराना ने, याद रखिएगा। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जो आपका जीन होता है इसका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण किया था डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने। और देखिए जो आपका डीएनए होता है, डीएनए की इकाइयाँ होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण हरगोबिंद खुराना ने किया था। पुरुष और स्त्री जीन संगठन होता है एक्स वाई और एक्स एक्स। देखिए जो आपका क्रोमोसोम, देखिए मनुष्य में जो है 46 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, और 46 जोड़ी को हम कहते हैं 23 पेयर, यानी कि देखिए जोड़े में 23 होगा और टोटल संख्या कितनी होगी 46। तो इसमें जो आपका 22 जोड़ा होता है इसको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और बाकी इसमें जो एक जोड़ा आपका बचता है 23वां में, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो इसमें जो आपका ये आखिरी जोड़ा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो अगर इसमें जो है एक्स एक्स है तो ये आपका फीमेल होगा, और अगर एक्स वाई है तो ये आपका मेल यानी कि पुरुष होगा। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है, देखिए एक लड़का जो है 22 प्लस वाई क्रोमोसोम पाता है, जैसे मैंने आपको बताया। एक लड़का होता है तो लास्ट में जो उसका 23वां जोड़ी क्रोमोसोम होता है तो उसमें एक्स वाई होता है, ठीक है। अगर एक्स एक्स होगा तो वो खाली आपकी फीमेल हो जाएगी। और देखिए बच्चे का जो लिंग निर्धारित होता है ये पिता के गुणसूत्र एक्स वाई के द्वारा होता है। देखिए वही प्रश्न घुमा घुमा के कितनी बार पूछा गया है। और अगला है पैतृकता सिद्ध करने में सहायक कौन सा होता है। देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम करते हैं पता करने के लिए कि किस बच्चे का बाप कौन है, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि किसी बच्चे के बाप का निर्धारण करना हो कि इसका असली बाप कौन है, ये विवाद कोर्ट में चल रहा है, तो कोर्ट क्या कहती है कि इसका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराओ, डीएनए टेस्ट कराओ। तो डीएनए टेस्ट होता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, पता चल जाता है कि इस आदमी का ये असली बच्चा है कि नहीं है। और यहाँ पे बीमारी का नाम आपको दिख रहा है मधुमेह, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं अंग्रेजी में। देखिए मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन कहाँ पे बनता है, हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स में, ठीक है। देखिए इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने, ये प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। और देखिए इंसुलिन शरीर में बनता है अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय के बीटा सेल्स में बनता है इंसुलिन, ये पता होना चाहिए आपको। और एक बीमारी है ब्रोंकाइटिस। देखिए ब्रोंकाइटिस एक रोग होता है जो कि श्वास नली का रोग होता है, ठीक है। और देखिए एक एंजाइम है पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन जो है ये आपका एक एंजाइम होता है, याद रखिएगा। और दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन आपका है सी। देखिए दूध में लगभग सारे विटामिन पाए जाते हैं लेकिन आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। देखिए विटामिन के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। देखिए विटामिन जो है ये आपकी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। विटामिन जो होता है आपका एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरा आपको होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये फैट यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये सभी जो है वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन है। बाकी जितने आपके विटामिन बचे, ठीक है, विटामिन बी हो गया और विटामिन सी हो गया, ये आपके वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील विटामिन हो गए। तो विटामिन के बारे में ये खास बातें रखिएगा। तो जो आपका दूध होता है देखिए इसमें मैक्सिमम प्रोटीन और फैट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और इसमें भी विटामिन सी इसलिए नहीं पाया जाता है। देखिए टॉक्सिन जो होता है ये एक जहरीला पदार्थ होता है। और यहाँ पे देखिए पैरासाइट यानी कि परजीवी का नाम दिया गया है, इसका नाम है प्लाज्मोडियम, इसका पूरा नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स। देखिए जो आपका प्लाज्मोडियम विवेक्स होता है ये आपका प्रोटोजोआ संघ का जो है एक कहा जाए जीव होता है, ठीक है। और ये क्या कार्य करता है, ये मलेरिया रोग का कहा जाए तो मुख्य कारक है, ठीक है।
देखिए एक मच्छर होती है, इसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है ये वाहक होती है इस प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी का। तो मलेरिया रोग की वाहक होती है मादा एनाफिलीज, और मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम विवेक्स नाम के एक प्रोटोजोआ के कारण। ये दोनों अंतर याद रखिएगा। देखिए मलेरिया अगर किसी को हो जाता है तो उसका जो प्लीहा यानी कि स्प्लीन यानी कि तिल्ली होता है, ठीक है, तो ये प्रभावित होता है। और देखिए मानव जो मूत्र होता है मानव का, ठीक है, तो मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। और जो आपका मूत्र होता है मानव का, इसका पीएच मान -6 होता है। यानी कि जो इंसान होते हैं अगर वो पेशाब करते हैं, अगर उसको उसके पेशाब को अगर उसका पीएच आप मापें तो आपको मिलेगा -6। और जो आपका मानव मूत्र होता है ये अम्लीय होता है यानी कि एसिडिक होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। और देखिए मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग, और मनुष्य के हृदय में कितने भाग होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 भाग होते हैं, लेकिन मेढक के हृदय में केवल 3 भाग होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। और देखिए मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होती है। यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं तो आपके शरीर में जो है 10 किलो जो वजन है ये आपका पानी के कारण होगा, ठीक है। तो मानव शरीर की में जो जल की मात्रा होती है ये शरीर के भार का 10% होती है। और देखिए शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है -98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 310 केल्विन। देखिए ये तीनों चीज़ एग्जाम में पूछा गया कंपेरेटिव रूप से कि अगर किसी व्यक्ति का तापमान जो है ये -98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो डिग्री सेल्सियस में ये तापमान कितना होगा? ये होगा 37 डिग्री सेल्सियस, और यही केल्विन में आपका होगा 310 केल्विन, ठीक है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और देखिए मनुष्यों में जो मेरुदंड होता है तो मनुष्यों के मेरुदंड से टोटल जो है 31 जो आपकी जोड़ी तंत्रिकाएं हैं निकलती हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि मनुष्य में मेरुदंड से कुल 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। देखिए यहाँ पे 31 जोड़ी की बात हो रही है, यानी कि टोटल 62 तंत्रिकाएं निकलती हैं और 31 जोड़ी तंत्रिकाएं मेरुदंड से निकलती हैं। और देखिए जो आपका गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होता है, तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। और गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। देखिए मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या टोटल 46 होती है और जोड़े में 23 होती है। तो 23 दूना 46 होता है। तो मनुष्य में अगर पूछा जाए एग्जाम में कितने जोड़ी क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं और इनकी टोटल संख्या 46 होती है। देखिए जीवन की जो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई होती है इसको हम कहते हैं कोशिका। अंग्रेजी में कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन की जो सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है ये कोशिका कहलाती है। सबसे छोटी जीवित कोशिका आपकी है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी कि जो सर्वप्रथम कोशिका शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है आपका डीएनए होता है और आरएनए भी होता है। तो डीएनए और आरएनए ये दोनों जो है आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है तो इसके बारे में एक चीज़ आपको याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर। और देखिए जो आपका समसूत्री विभाजन होता है ये वेजिटेटिव सेल्स यानी कि कायी कोशिकाओं में होता है। और जो आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है ये लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। जैसे कि आपका शुक्राणु हो गया उसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन हो। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण क्रमशः है आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी। देखिए जो आपका अमरूद होता है, अंगूर होता है, शरीफा होता है और टमाटर होता है, तो इन सभी फलों का हम क्या खाते हैं? फल भित्ती खाते हैं, ठीक है। और जो आपका आम, पपीता तथा बेर होता है इसका खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ती होता है। देखिए जो कि फूल गोभी होती है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग आपका पुष्पक्रम होता है। फूल गोभी का हम पुष्पक्रम खाते हैं। और हल्दी में जो पीला रंग होता है ये कुरकुमीन के कारण होता है। याद रखिएगा कि हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है ये लाइकोपीन के कारण होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग तना है आपके। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म होता है टेपवर्म, जिसको फीता कृमि हम कहते हैं। तो फीता कृमि जो है ये सबसे लंबा कृमि यानी कि वर्म होता है।
कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। देखिए ये भी रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करती है। और दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। एक हार्स पावर यानी कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के। ये आपको पता होना चाहिए, रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि एक हार्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति यानी कि हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। और देखिए वाटर यानी कि जल के बारे में सबसे खास बात है, इसका जो घनत्व होता है ये अधिकतम होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और इसका आयतन जो है इसी -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम होता है। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है, तो ये तापमान है -4 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का जो आयतन है ये न्यूनतम किस पर होता है, तो ये होता है -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और देखिए जो मूल रंग कहलाते हैं ये आपके होते हैं नीले, लाल और हरे, ठीक है। नीला, लाल और हरा को हम कहते हैं मूल रंग। और देखिए जो आपका रेनबो यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है ये किन क्रियाओं से होता है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए इंद्रधनुष का निर्माण होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। और इंद्रधनुष में रंग होता है 7, यानी कि टोटल 7 रंग होते हैं रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में। और देखिए इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है ये आपका होता है हरा। कैसे होता है, देखिए इंद्रधनुष में जो रंगों का क्रम है आपका है VIBGYOR, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला आपका रंग हो गया, देखिए जब आपका इंद्रधनुष बनेगा तो इसी क्रम में बनेगा, इसी रंग के। तो V से आपका हो गया वायलेट, I से इंडिगो यानी कि आसमानी, B से आपका ब्लू यानी कि नीला हो गया, और G से आपका ग्रीन यानी कि हरा हो गया। ये चौथे नंबर पर है, यानी कि ये सबसे बीच में। अगर 7 का बीचवा अंक ढूंढा जाए तो ये आपका 4 होगा, ठीक है। तो ऐसे आप जो है विबज्योर से निकाल सकते हैं कि इंद्रधनुष में जो बीच का रंग होता है ये कौन सा होता है, और किसी भी रंग का क्रम आप देख सकते हैं। देखिए प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य के द्वारा, और वेधन क्षमता जो है ये सर्वाधिक होती है गामा किरण की। देखिए 3 किरण होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा किरण जो होती हैं इनकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और जो कि पराबैंगनी किरण है इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। तो पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रीटर ने। और सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है क्रमशः लाल और बैंगनी रंग का, ठीक है। तो लाल और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे अधिक और सबसे कम होता है। तो सबसे अधिक इसका होता है लाल का, और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है तरंग दैर्ध्य। और देखिए प्रकाश की जो चाल होती है ये सर्वाधिक होती है निर्वात में। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर नामक एक वैज्ञानिक ने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश में काला रंग दिखाई देता है सूर्य प्रकीर्णन के कारण। और देखिए जब आपका समंदर होता है तो समंदर का जल नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा कि समंदर का पानी नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। और तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखिए तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। रेटिना कहाँ पे पाई जाती है, आपकी आंखों में। तो आंखों की जो रेटिना होती है इस पे जो प्रतिबिंब बनता है ये वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। देखिए जो आपका समतल दर्पण है तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। और प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक बनाता है समतल दर्पण को। याद रखिएगा प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक बनाता है समतल दर्पण को। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी गई वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है ये आपकी अनंत पर बनती है, याद रखिएगा। और जो आपका हवा का बुलबुला होता है ये जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। याद रखिएगा जो पानी में हवा का बुलबुला बनता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बुज्जा। तो पानी में हवा का जो बुलबुला है बुज्जा बनता है वो अवतल लेंस की भांति काम करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है ये मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। और देखिए जो आपका हीटर का तार है, हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। और जो आपका ट्यूबलाइट होता है तो ट्यूबलाइट में पारे का वाष्प और आर्गन भरा होता है। और जो आपका फ्यूज़ का तार होता है ये सीसा और टीन का बना होता है। देखिए जो आपका फ्यूज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, फ्यूज़ कंडक्टर उसमें जो फ्यूज़ लगाते हैं आप, तो ये आपका उसका जो तार होता है फ्यूज़ का ये सीसा और टीन का बना होता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व आपका सिल्वर ब्रोमाइड है। फोटोग्राफी में फिक्सर या स्थायीकरण के रूप में जो आपका सोडियम थायोसल्फेट है इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा
फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व आपका है सिल्वर ब्रोमाइड, और फोटोग्राफी में फिक्सर या फिर स्थायीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। और देखिए फोटोग्राफी में एक अम्ल का प्रयोग होता है, इस अम्ल यानी कि एसिड का नाम है ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल। और देखिए आपका दीपावली में आप तेल का वाला दीपक जलाते होंगे, उसमें जो बत्ती होती है उसमें तेल ऊपर कैसे चढ़ता है, ये चढ़ता है केशिकत्व क्रिया के कारण, ठीक है। और हीरे का जो चमकना है तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो आपके भू स्थिर उपग्रह होते हैं इनकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फिजन। और रॉकेट की जो गति होती है ये संवेग संरक्षण सिद्धांत के आधार पर जो है काम करती है। मानव नेत्र जो है ये कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह, यानी कि जो आपकी आंखें हैं ये उत्तल लेंस की तरह काम करती हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको होता है इसको हम कहते हैं मायोपिया, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं, और ये दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। यानी कि अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, तो आपका जो चश्मा बनेगा ये अवतल लेंस वाला बनेगा। और देखिए निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। और जो आपका दीर्घ दृष्टि दोष होता है इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो इसमें क्या होता है, मतलब इसको कैसे दूर करते हैं, देखिए जो आपका दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष होता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो इसमें हम इसका जस्ट उल्टा यानी कि उत्तल अवतल की जगह उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फिर से सुनिए, देखिए जो आपका निकट दृष्टि दोष होता है तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए जो आपका परमाणु बम होता है ये जो है आपका नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। हाइड्रोजन बम जो होता है इसका सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कारण होता है। देखिए जो आपकी दाढ़ी होती है, ठीक है, तो दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। और तो इसी के साथ इस प्रश्न के साथ जो है आपका ये वीडियो ही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि कल मैं आपको जल्दी से एक और वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो फटाफट इसको लाइक करके इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।